GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. Hello, my name is Satyam Chaturvedi. I have secured ऑल इंडिया रैंक 205 इन यूपीएससी 2024. ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है मेंस का, और प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. आपकी रैंक और आप क्या सर्विस आपको एलोकेट होगी वो आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है और मेंस के मार्क्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहले बात तो ये है कि आंसर राइटिंग जो है वो एक दिन में नहीं होगी. फर्स्ट डे आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे. मैं जब फर्स्ट दिन मैंने आंसर लिखा था तो मैं हाफ पेज भी लिख नहीं पाया था और मुझे 10-15 मिनट लग गए थे सोचते सोचते. जबकि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होता है, लेकिन आपको उन बातों को जो आप सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको एक पेपर पे उतारने में टाइम लगता है. तो आंसर राइटिंग टेक्स टाइम और इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. सेकेंडली, एक और बात है आंसर राइटिंग के लिए कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता कि ये आंसर परफेक्ट है. कोई भी मॉडल आंसर आप देखते हैं कि आप वैसा ही लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा. आपको देखना पड़ेगा कि जो आप आंसर लिख रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है, क्वेश्चन से रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि मॉडल आंसर्स में कई बार कुछ अलग जानकारियाँ भी होती हैं. तो आपको धीरे धीरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर लिखने की कोशिश करनी है. तो आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि एक आंसर के 4 पार्ट होते हैं. तो कोई भी एक आंसर है तो सबसे पहले उसमें होगा कंटेंट. तो कंटेंट के लिए आपके पास बुक्स हैं. तो जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, जैसे एनसीईआरटी हो गई, या स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई. ये स्टैंडर्ड बुक्स, यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा. सेकंड, आपको कंटेंट मिलेगा करंट अफेयर्स से. करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है आजकल, अभी क्या चल रहा है, इवेंट क्या चल रहा है, और इसमें से आपको क्या निकालना है वो आपको सीखने की ज़रूरत है. कि करंट इवेंट्स में चलता बहुत कुछ रहता है, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. तो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई सारे सब्जेक्ट्स की, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी से लेके, जो हर कोई बताएगा आपको, और सारे पोर्टल्स पे, सारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, आप जान सकते हैं. और करंट इवेंट्स के लिए कोई मैगज़ीन हो गई, कोई मंथली मैगज़ीन आप फॉलो करते हैं. और कभी भी आप ओवरलोड मत होइए इंफॉर्मेशन के साथ. ये मैगज़ीन जो होती है, या तो आप मंथली मैगज़ीन करिए, या इसको ईयरली पढ़िए, ईयरली मैगज़ीन पढ़िए. एक चीज़ करनी है आपको ये नहीं करना है कि हर मंथली भी आप मैगज़ीन पढ़ लें, उसके बाद कोई पीटी आ रही है या फिर एनुअल कंपाइलेशन आ रहा है किसी कोचिंग का तो आप वो भी पढ़ लें. आपको एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरलोड बहुत हो जाता है और आपके पास 2-2.5 महीने का टाइम होता है फॉर द मीन्स. और इसके साथ ही साथ इसमें से आपको फैक्ट्स निकालने हैं बहुत सारे, तो वो मैं अगले पार्ट में देखूंगा. दूसरा पार्ट हो गया आंसर राइटिंग का ये फैक्ट्स या डेटा. जो डेटा आपको चाहिए, ये डेटा कहाँ से आपको मिलेगा, ये भी 2 सोर्स से मिल सकता है आपको. सबसे पहले न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. न्यूज़पेपर आपकी एक थिंकिंग बनाता है. दूसरी बात, न्यूज़पेपर क्या करेगा, आपको पता पड़ेगा कि कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि आप कोई भी हेडिंग देखेंगे तो वो स्टार्ट कहीं से होता है, धीरे धीरे उसकी प्रस्तावना बनती है, फिर बॉडी आती है, फिर कंक्लूजन आता है. तो न्यूज़पेपर में जैसे आंसर लिखे हैं, एडिटोरियल लिखे हैं, उस तरह से आपको आंसर लिख के आने हैं. और न्यूज़पेपर में से डेटा कैसे मिलेगा, एडिटोरियल में डेटा है. उसके बाद जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज हो गया, सेकंड पेज हो गया, उसमें आता है एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट आ गई, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ गई, तो उसका डेटा. तो वो रिपोर्ट्स का डेटा, वहाँ से आपको डेटा लेना है. ये न्यूज़पेपर के डेटा हो गया. सेकेंडली, आप डेटा कहाँ से ले सकते हैं, मार्केट में कई सारे कंपाइलेशन आते हैं मेंस से पहले, कि GS1 के लिए, GS2 के लिए, GS3 के लिए. तो आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं, हर जगह डेटा सेम ही रहता है. आपको बस ये देखना है कि कोई भी डेटा वेग ना हो. डेटा आप एक जगह जो भी आपने कंपाइलेशन किया उसको पकड़िए और एक जगह नोट डाउन करते जाइए डेटा, 1 2 3. जैसे आपने टॉपिक बनाया एजुकेशन पे क्या लिटरेसी रेट क्या है, उसके बाद हेल्थ पे बनाया, हेल्थ पे क्या इन्फेंटिसाइड कितना है, और जो गवर्नमेंट का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, जो कोई भी सर्वे का आया है वो आप, जैसे एजुकेशन एक पॉइंट है तो इस पर 5 डेटा फैक्ट्स रखिए. आप ज़्यादा डेटा याद नहीं रख पाएंगे, तो आपको
तीन तीन चार चार हर टॉपिक पर डेटा रखने हैं, जो जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो वो आपको वो डेटा लिख के आना है। आप लिखेंगे तो इससे क्वालिटी बढ़ती है आंसर की। थर्डली, डेटा के बाद मुझे लगता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आंसर में। तो आपको हर चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो जैसे कि, और ये एग्जाम्पल अब एग्ज़ाम इतना डायनेमिक हो गया है कि आप GS1 में भी आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया तो वो लिखने की ज़रूरत आपको है। एग्जाम्पल भी आपको कहाँ से मिलेगा? एग्जाम्पल भी आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, साथ साथ आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? एग्जाम्पल में आता है कोर्ट केसेस, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, उसके साथ 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 जो डेटा आपने यहाँ से लिया ये भी एग्जाम्पल्स में आता है। तो ये सब को कंबाइन करके एक आपका आंसर बनेगा। लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपको ये देखना है कि एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक कंक्लूजन याद कर लिया और आप वही लिखे जा रहे हैं। अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया आंसर को कि इंट्रोडक्शन किया, तो मैं क्या करता था कि कंक्लूजन ऐसा हो जो इंट्रोडक्शन से मैच करता हो। कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ हो रहा है जो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर मैं लास्ट में कंक्लूजन में ये लिखूंगा कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है लेकिन इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट में मैं कोशिश करता था कि इंट्रोडक्शन में वो वर्ड जो इंट्रोडक्शन में आ रहा है वो कंक्लूजन में जरूर आए। तो इससे एक कनेक्टिविटी लगती है आंसर में, लगता है कि आंसर कंप्लीट है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही आंसर राइटिंग में मुझे लगता है एक चीज़ की और ज़रूरत है। जो मैंने किया था, हर टॉपिक को मैंने डिवाइड कर लिया था। जैसे हेल्थ हो गया तो मैंने हेल्थ पर एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन वो एक जगह पॉइंट आउट कर लिया था। तो मेरी मुझे लग रहा है 20-30 पेज की मैंने एक नोटबुक ली थी। उसमें एक टॉपिक में पहले लिखता था हेल्थ लिखा, उस पर उसका क्या इंट्रोडक्शन लिखूंगा। और ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मुझे कहाँ से मिलेंगे? ये मुझे मिलेंगे न्यूज़पेपर से। हेल्थ पे कोई आर्टिकल आ गया तो वहाँ से उठाया कि इस राइटर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है हेल्थ के ऊपर, तो हम वो इंट्रोडक्शन एग्जाम में डाल के आ सकते हैं। तो बहुत क्वालिटी आती है आंसर की। और आप चाहें तो उसको कोट भी कर सकते हैं, कोट करेंगे तो और अच्छा लगता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई सारे सोर्सेज हैं। जैसे अब इकोनॉमी के लिए देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में अब कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर से डेटा या न्यूज़पेपर से कुछ बातें निकाल नहीं पाते। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा सोर्स है। इकोनॉमिक सर्वे में कई मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं मल्टीपल टॉपिक्स पे। तो और वहाँ पूरे डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, तो इससे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पता पड़ता है आपको। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको गवर्नमेंट का भी देना है आंसर में। तो यहाँ से आप वो डेटा निकाल सकते हैं, यहाँ से वो लाइंस निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ें, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने का समय नहीं होता है, तो आप एक ऐसा मुझे लगता है यूट्यूब पे या फिर कहीं पर जो इकोनॉमिक सर्वे के किसी ने वीडियोस बनाए हैं पूरे कि कंप्रेस करके, तो आप वो ज़रूर देखें। ज़रूर देखना है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ मस्ट। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ आपको बजट की तैयारी करनी है। बजट के बारे में अच्छे से करना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होती है। मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ अब ये बात हो गई, क्योंकि 2-2.5 महीने आपको हो गए करते करते, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे मेंस के जब 1 महीने रह जाता है तो कई सारे सोर्सेज मार्केट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन सोर्सेज से आपको बच के रहना है। ये जो सोर्सेज मार्केट में आएंगे ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपको मेंस आपका खा जाएगा। क्योंकि मैंने कई सारे मेरे कलीग्स देखे हैं जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने कई बार मेंस दिया। वो क्या करते थे कि जैसे ही मेंस आ गया और मेंस की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो उनको नॉलेज तो है ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने मेंस की भी तैयारी स्टार्ट की है। तो अब वो क्या करेंगे कि अपने सोर्स को छोड़ के दूसरे सोर्स की तरफ भागते हैं। कोई नया सोर्स मार्केट में आ गया, किसी और कोचिंग ने रिलीज़ कर दिया, कुछ और रिलीज़ कर दिया, तो वो आपको बचना है वहाँ से। आपको डिस्ट्रैक्शन जीरो करना है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन जीरो करना है, और आपको अपने जो सोर्स हैं सोर्सेस को कम से कम रखना है। सोर्सेस को करिए लिमिटेड।
आपने सोचा, आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस में आपका हुआ, फिर उस दिन एक दिन आप स्ट्रेटजी बनाई कि मैं ये पढ़ूंगा। आपको सिर्फ वही पढ़ना है, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। अगर आप इससे बाहर जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और क्योंकि मटेरियल बहुत कुछ है, कोई सिलेबस है नहीं, हर चीज़ से आपको पॉइंटर्स निकालने हैं और जो आंसर में यूज़ हो पाए। साथ ही साथ मैं बताऊंगा जैसे पॉइंटर्स होते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं। टॉपर्स की प्रीवियस कॉपी होती हैं जो पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं, तो हर वेबसाइट पे है, हर कोचिंग की वेबसाइट पर है, वो वहाँ से आप ले सकते हो। टॉपर्स की कॉपी होती है, वो बहुत मदद करती है कि उन्होंने कैसे लिखा, उन्होंने इंट्रोडक्शन क्या लिखा, उन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा, उन्होंने क्या डेटा यूज़ किए हैं। कई बार वो एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे जो आप कहेंगे कि हमने तो कभी सुना ही नहीं था, तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो मैंने भी कई सारे टॉपर्स की लगातार कॉपी पढ़ी थी, रोज़ मैं एक कॉपी पढ़ता था, ये मैंने टारगेट बनाया था। साथ ही साथ आप उन लोगों की स्ट्रेटजी देख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मेंस में बिल्कुल अलग नए क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू कर दें, चाहे कोई क्वेश्चन हो दुनिया का। तो उसके लिए आपको आंख बंद करके टेस्ट देने हैं। मेंस के टेस्ट ऐसे ही देने हैं आपको। आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखा है और आपको बस अपना नॉलेज को इनरिच करना है। आपको अपने आंसर में डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट्स हो गई या फिर कोई एग्जांपल्स हो गए, वो बस ऐड करने हैं। वो आपको वैसे ही आएंगे जब आप टेस्ट लिखेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें ये एग्जांपल लिखना है, यहाँ पर हमें ये एग्जांपल लिखना है, तो आपको टेस्ट देना है और वो भी रेगुलरली टेस्ट दीजिए। तो धीरे धीरे आप वैसे, इसलिए आप स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे और टाइम पर टेस्ट दीजिए और हमेशा अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपनी स्ट्रेटजी को ही फॉलो करिए। किसी भी भीड़ चाल में मत रहिए कि दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो भीड़ चाल में मत जाइए। अपने आंसर्स की क्वालिटी अच्छा कीजिए। कोई भी टेस्ट ज्वाइन करके आप अच्छा नहीं हो जाएंगे, आपको टेस्ट टाइम से देने हैं, कहीं से भी दें, ठीक है। तो ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ और बस यही आपको लगे रहना है और 2-2.5 महीने आप अच्छे से एक स्ट्रेटजी बना के, अपनी स्ट्रेटजी बना के फॉलो कीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा मेंस के लिए।